एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां खरबों डॉलर का तेल जमीन के नीचे दबा है, लेकिन जमीन के ऊपर गंदे पानी से बच्चे मर रहे हैं और माताएं बिना बिजली वाले अस्पतालों में बच्चों को जन्म दे रही हैं। वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद इराक के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, फिर भी इसके 38 मिलियन निवासियों में से आधे लोग प्रतिदिन $2 से भी कम पर गुजारा करते हैं। पिछले 40 वर्षों में इस देश ने 4 खूनी युद्ध, 13 वर्षों के प्रतिबंध, जिनमें 5 लाख बच्चे मारे गए, आतंकवाद और कब्जे का सामना किया है, और ये सब तेल से शुरू हुआ। काले सोने ने इराकियों को धन नहीं दिया, इसने उनके देश को विश्व शक्तियों, तानाशाहों और आतंकवादियों के बीच संसाधनों की लड़ाई का अखाड़ा बना दिया है। 5000 साल पहले टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित इस भूमि पर सुमेरियन लोगों ने मानव इतिहास की पहली सभ्यता की स्थापना की और लेखन का आविष्कार किया। यहीं उन्होंने बेबीलोन का निर्माण किया, जिसमें प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक हैंगिंग गार्डन भी शामिल है। यहीं उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, प्रथम नियम बनाए और गणित की वो विधा विकसित की जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं। मध्य युग में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र था, जहां गणितज्ञ और खगोलविद रहते थे जिनकी खोजें यूरोप से 3 शताब्दियां आगे थीं। इस महानता के अब केवल खंडहर, लूटे गए संग्रहालय और इस देश की उस कड़वी स्मृति के अलावा कुछ नहीं बचा है कि अगर यहाँ की रेत के नीचे तेल न होता तो ये देश कितना समृद्ध हो सकता था। 1979 में सद्दाम हुसैन ने सत्ता हथिया ली, जिसने इराक को 24 वर्षों तक एक विशाल जेल में बदल दिया। उसने अपनी छवि को इस कदर संजोया कि हर घर और स्कूल में उसकी तस्वीरें लगी थीं और गुप्त पुलिस राष्ट्रपति के बारे में एक भी असावधानी भरे शब्द पर लोगों को आधी रात में गिरफ्तार कर लेती थी। 16 मार्च 1988 को सद्दाम ने 70,000 लोगों की आबादी वाले कुर्द शहर हलाबजा पर रासायनिक हथियारों से हमला करने का आदेश दिया। 5 घंटे के भीतर 5000 नागरिक जहरीली गैस से दम घुटने से मर गए। लोग अपने बच्चों को गोद में लिए सड़कों पर ही दम तोड़ गए और शव हफ्तों तक दरवाजों के बाहर पड़े रहे। सितंबर 1980 में सद्दाम ने पड़ोसी ईरान के साथ एक युद्ध शुरू किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खूनी युद्ध साबित हुआ और 8 साल तक चला। दोनों सेनाओं ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, बच्चों को टैंकों के आगे बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए भेजा गया और सैनिकों ने हजारों की संख्या में हमले किए। युद्ध के अंत तक दोनों पक्षों में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गईं और उनके बीच की सीमा पहले दिन जैसी ही बनी रही। इस निरर्थक नरसंहार से कुछ भी हल नहीं हुआ और किसी को भी जीत नहीं मिली, लेकिन इसने इराक को इतना कमजोर कर दिया कि सद्दाम ने आसान धन के लिए अपने पड़ोसियों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। 2 अगस्त 1990 को इराकी सेना ने कुवैत पर आक्रमण किया और संयुक्त राष्ट्र ने मानव इतिहास के सबसे कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इराक पर तेल बेचने, दवाइयां और भोजन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक कि जल शोधन के लिए क्लोरीन का उपयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे पूरे देश में हैजा और पेचिश जैसी महामारियां फैल गईं। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन प्रतिबंधों के 13 वर्षों के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के 5 लाख से 7 लाख बच्चों की भूख, बीमारी और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण मृत्यु हो गई। जब एक पत्रकार ने एक अमेरिकी राजनयिक से पूछा कि क्या 5 लाख इराकी बच्चों की मृत्यु राजनीतिक लाभ के लायक थी, तो उन्होंने कैमरे की ओर देखकर उत्तर दिया, हाँ, यह एक उचित कीमत थी। 20 मार्च 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर आक्रमण किया, जिसका बहाना सद्दाम हुसैन के पास से सामूहिक विनाश के हथियार खोजना था। एक अमेरिकी मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सफेद पाउडर से भरी शीशियों और उपग्रह चित्रों के साथ गवाही देते हुए दावा किया कि इराक परमाणु बम बना रहा था और अल कायदा आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। पूरे देश पर कब्जा करने और 3 साल तक चली खोज के बाद भी कोई सामूहिक विनाश का हथियार नहीं मिला। अमेरिकी सरकार ने बाद में स्वीकार किया कि खुफिया जानकारी गलत थी। तब तक बगदाद बमबारी की चपेट में आ चुका था, सरकार गिर चुकी थी, सेना भाग चुकी थी और इराक खूनी अराजकता में डूब चुका था, जो अगले 15 वर्षों तक जारी रही। अप्रैल 2004 में इराक की अबू गरेब जेल से तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गईं, जिनमें अमेरिकी सैनिकों द्वारा कैदियों पर किए जा रहे अत्याचारों का खुलासा हुआ। तस्वीरों में लोगों को बुरी तरह पीटा गया, ठंडी जमीन पर नग्न अवस्था में रखा गया, 20 घंटे तक लगातार हाथ ऊपर करके खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया और उन पर कुत्ते छोड़े गए। अधिकांश कैदी आम लोग थे, जिन्हें पड़ोसियों की शिकायत के कारण या चौकियों पर गलती से पकड़ लिया गया था। इनमें 14 साल के किशोर और बुजुर्ग पुरुष भी शामिल थे। कई साधारण सैनिकों को कुछ वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन इन युद्ध अपराधों के लिए आदेश देने वाले किसी भी अधिकारी या राजनेता को दंडित नहीं किया गया। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन बगदाद के पतन के बाद 8 महीने तक एक दुर्गंधयुक्त भूमिगत गड्ढे में छिपे रहे, जहां से वे बरामद हुए।
उन पर कुर्दों के नरसंहार, राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हत्या और मानवता के विरुद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए 3 साल तक मुकदमा चला। 30 दिसंबर 2006 को सुबह 6 बजे सद्दाम को उनकी जेल कोठरी में फांसी दे दी गई। उनके एक गार्ड ने अपने फोन पर फांसी का वीडियो बनाया और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। तानाशाह की मौत से इराकियों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि देश पहले से ही सुन्नी और शियाओं के बीच धार्मिक युद्ध की आग में जल रहा था। सद्दाम के तख्ता पलट के बाद इराक धार्मिक आधार पर 2 हिस्सों में बंट गया। सदियों से पड़ोसी रहे सुन्नी और शिया एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सुन्नियों ने तानाशाह के शासन में मिली सत्ता खो दी, शियाओं को नई सरकार में बहुमत मिल गया और हर गली गली पर कब्जा करने के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। आत्मघाती हमलावरों ने नमाज के दौरान भीड़ भरे बाजारों और मस्जिदों पर बम फेंके। उग्रवादियों ने गाड़ियां रोककर लोगों को सिर्फ उनके नाम के आधार पर गोली मार दी, क्योंकि उनका नाम उनके धर्म के खिलाफ था। 2006 से 2008 के बीच 120,000 लोग मारे गए और राजधानी के पूरे इलाके उन लोगों के लिए मौत की सजा के मैदान बन गए जो इस्लाम की किसी दूसरी शाखा को मानते थे। जून 2014 में आतंकवादी समूह ISIS का जन्म हुआ और 1 महीने के भीतर ही उसने देश के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। 9 जून को 500 आतंकवादियों ने 2 मिलियन निवासियों वाले दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर हमला किया और 6 दिनों में ही उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि सेना भाग गई थी। आतंकवादियों ने खिलाफत की घोषणा की और मध्ययुगीन कानून लागू किए। चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते थे, महिलाओं को पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था और लोगों को ऊंची इमारतों की छतों से फेंक दिया जाता था। कब्जे वाले क्षेत्रों में ISIS ने प्राचीन मंदिरों को उड़ा दिया, 3000 साल पुरानी कलाकृतियों को बेच दिया, हजारों महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें गुलामी में बेच दिया। 3 अगस्त 2014 को ISIS आतंकवादियों ने माउंट सिंजार को घेर लिया, जो यजीदियों का घर था, जिनकी धार्मिक मान्यता इस्लाम से भी पुरानी है। आतंकवादियों ने यजीदियों को शैतान का उपासक बताया और उनका नरसंहार किया। 3 दिनों में उन्होंने 5000 पुरुषों को मार डाला, बूढ़ों को मौके पर ही गोली मार दी और युवाओं को गड्ढों में जिंदा दफना दिया। 7000 महिलाओं और लड़कियों, जिनमें 10 साल तक के बच्चे भी शामिल थे, को यौन गुलाम बनाकर गुलाम बाजारों में $100 से $300 प्रति व्यक्ति की दर से बेच दिया गया। 50,000 यजीदी बिना भोजन और पानी के पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर भाग गए। पहले सप्ताह में सैकड़ों लोग गर्मी और प्यास से मर गए कि नीचे आतंकवादियों ने उनके पूरे गांवों को जलाकर राख कर दिया। मोसुल को आतंकवादियों से मुक्त कराने की लड़ाई अक्टूबर 2016 में शुरू हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खूनी शहरी लड़ाई में बदल गई। 9 महीनों तक अमेरिकी विमानों ने शहर पर हवाई बमबारी की। इराकी सैनिकों ने एक एक करके शहर पर धावा बोला। आतंकवादी नागरिकों की आड़ में छिपकर पूरी इमारतों को उड़ा ले गए। जुलाई 2017 तक मोसुल के ऐतिहासिक केंद्र का 80% हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका था। 11,000 नागरिक मारे गए और 8 लाख लोग बेघर हो गए। राष्ट्रीय संग्रहालय शहर के साथ ही नष्ट हो गया। आतंकवादियों ने 4000 साल पुरानी प्राचीन मूर्तियों को उड़ा दिया और दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक के खजाने को लूट लिया। इराक में 40 वर्षों के निरंतर युद्ध ने एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया है जिसने कभी शांति नहीं देखी और न ही उन्हें गोलीबारी से मुक्त जीवन का अनुभव है। देश में 3 में से 1 बच्चा स्कूल नहीं जाता, क्योंकि उनके घर बमबारी में नष्ट हो गए, उनके माता पिता मारे गए या उनके परिवार इतने गरीब हैं कि वे नोटबुक और कलम भी नहीं खरीद सकते। 10 लाख से अधिक बच्चों ने युद्धों में अपने माता पिता को खो दिया है और हजारों बच्चे बड़े शहरों की सड़कों पर भीख मांगते हैं या निर्माण स्थलों पर 12-12 घंटे की शिफ्ट में $1 प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं। 2003 से 5 मिलियन इराकी शरणार्थी बन गए हैं और पड़ोसी देशों में भाग गए हैं, जिनमें से 1/3 बच्चे हैं जो कभी अपने गृहनगर नहीं लौटेंगे। दशकों के युद्ध ने इराक को एक पारिस्थितिक आपदा क्षेत्र में बदल दिया है, जहां सदियों तक हवा, पानी और मिट्टी विकिरण और रसायनों से दूषित रहेगी। अमेरिकी सैनिकों ने लगभग 10 लाख शीनित यूरेनियम के गोले दागे, जिससे रेडियोधर्मी धूल मिट्टी में समा गई और अब इन क्षेत्रों में कैंसर और विकृतियों के साथ पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 5 गुना अधिक हो गई है। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित विशाल दलदल, जो 5000 वर्षों से अस्तित्व में थे और लाखों प्रवासी पक्षियों का घर थे, सद्दाम द्वारा सुखा दिए गए, जिससे वे एक निर्जीव रेगिस्तान में बदल गए। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स से 2 महान नदियां युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण सूख रही हैं। जल स्तर 70% तक गिर गया है, जिससे 12 मिलियन लोग पीने के पानी से वंचित हो गए हैं। अमेरिका के आक्रमण का उद्देश्य इराक को स्वतंत्रता और समृद्धि दिलाना था, लेकिन 20 साल बाद भी एक क्षेत्र के सबसे गरीब और भ्रष्ट देशों में से एक बना हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2003 से 2021 के बीच 29,000 नागरिकों की मृत्यु हुई, लेकिन वास्तविक संख्या इससे दोगुनी हो सकती है।
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल भंडार होने के बावजूद बगदाद में प्रतिदिन 10 घंटे बिजली कटौती होती है, अस्पताल बंद रहते हैं और बेरोजगारी दर 35% है। तेल से होने वाला सारा मुनाफा राजनेताओं और उनके परिवारों के पास जाता है, जिन्होंने अरबों डॉलर देश से बाहर निकाल लिए। हैंस बकी आम इराकी युद्धग्रस्त घरों में गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। आज इराक औपचारिक रूप से तानाशाही और आतंक से मुक्त है, लेकिन देश 40 वर्षों की निरंतर हिंसा से अभी तक उबर नहीं पाया है और लंबे समय तक उबर नहीं पाएगा। युवा सड़कों पर उतरकर रोजगार, बिजली और स्वच्छ पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रदर्शनकारियों को गोलियों से तितर-बितर कर देती है। 2 वर्षों के प्रदर्शनों में 600 लोग मारे जा चुके हैं। पूरा बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और 3 मिलियन लोग अभी भी अपने ही तबाह देश में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इराक का इतिहास एक सबक है कि कैसे एक महान सभ्यता तेल के लालच, संसाधनों के लिए युद्धों और लाखों लोगों के भाग्य के प्रति शेष दुनिया की पूर्ण उदासीनता के कारण नष्ट हो गई। यदि आपको ये रोचक लगा तो सदस्यता लें ताकि आप नए एपिसोड न चूकें। सब कुछ संक्षिप्त और सटीक है।